चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद। चलिए, भारत में किस प्रकार की संसदीय व्यवस्था है ये पता है आप लोगों को? भारत में सदन किस प्रकार का है? एक सदन है, दो सदन है, तीन सदन है, एक भी सदन नहीं है। द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय व्यवस्था को जानते हैं, है ना? मतलब भारत एक संसदीय व्यवस्था को फॉलो करता है। अच्छा, संसदीय व्यवस्था को फॉलो करता है का मतलब इसके अलावा और कौन सी व्यवस्था होती है? अध्यक्षात्मक। जो कौन फॉलो करता है? एक कंट्री का नाम बता। कौन? अमेरिका। कौन फॉलो करता है? अमेरिका। अच्छा, भारत ने संसदीय व्यवस्था को ही क्यों अपनाया? देखो, दो प्रकार की व्यवस्था हो गई, एक संसदीय, एक हो गई आपकी अध्यक्षात्मक। अच्छा, अब एक चीज है, एक जो इन दोनों में सिमिलर है, कॉमन है, जो दोनों में ही होते हैं। पहला कार्यपालिका, और दूसरा क्या होता है? दूसरा विधायिका। यहां पर भी ये कॉमन होगा, क्या? कार्यपालिका और विधायिका। अब इस व्यवस्था को फॉलो करने वाले देश कौन कौन से हैं? जैसे आपका भारत है स्वयं, ब्रिटेन है, जापान है, ये सभी फॉलो करते हैं। कनाडा है, ये किसे फॉलो करते हैं? ये संसदीय व्यवस्था को फॉलो करते हैं। अध्यक्षात्मक को आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, रशिया के अलावा आपका ब्राजील, ब्राजील, ये किसे फॉलो करते हैं आपके? ये अध्यक्षात्मक प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। अच्छा, तो दोनों में कॉमन है, तो फिर ये क्यों अपनाया, ये क्यों नहीं अपनाया? इसलिए आपको पता होगा, पहले मैं एक चीज बता देता हूं, जो भारत में संसद है ये कितने अंगों से मिलकर बनी है? कितने अंग है बताइए? तीन अंग है, बिल्कुल सही। पहला अंग है इसका लोकसभा, दूसरा अंग है इसका राज्यसभा, और तीसरा राष्ट्रपति। इन तीन अंगों से मिलकर क्या बनी है? हमारी संसद बनी है। अब लोकसभा, लोकसभा अर्थात जो इसमें सदस्य हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा। यानी यहाँ जो सदस्य आ रहे हैं वो चुने जा रहे हैं किसके द्वारा? जनता के द्वारा। यानी जनता का क्या हो गया? सदन हो गया। किसका सदन हो गया? ये जनता का सदन हो गया। पर जो राज्यसभा है, क्या यहाँ जनता के द्वारा चुने जाते हैं? किसके द्वारा चुने जाते हैं? यहाँ राज्य विधानसभाओं के द्वारा। इसीलिए इसलिए बोला जाता है राज्य विधान, राज्यों का परिषद। क्या बोला जाता है? राज्यों का परिषद बोला जाता है इसको, क्योंकि इसमें चुने कहां से जाते हैं? राज्य की विधान मंडल के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। और राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति होते हैं आपके, ठीक है, प्रथम नागरिक। तो ये जो होते हैं, अब आप इस पे ध्यान देना, लोकसभा सदस्यों पे। जो हमारे लोकसभा सदस्य होते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। कार्यपालिका के नाम से कैसे? अब देखते हैं। देखो, लोकसभा में, लोकसभा में चुनाव होते हैं। इस चुनाव में भाग कौन लेता है? जनता भाग लेती है। मान के चलते हैं दो पार्टी चुनाव लड़ रही है, पार्टी ए और पार्टी बी। बहुमत प्राप्त हो गया किसको? बहुमत प्राप्त हो गया ए को। अब बहुमत भी क्या होता है वो भी आपको लोकसभा में पढ़ाऊंगा मैं। फिलहाल समझो, बहुमत मतलब ज्यादा सीट्स किसको प्राप्त हो गई? ए को प्राप्त हो गई। तो ए क्या बना लेगा वहां पर? अपनी सरकार बना लेगा। अब सरकार जिसकी बनी है वही तो मुख्य कार्यपालिका कहलाएगी। कार्यपालिका कौन होती है? जो बहुमत द्वारा चुनकर आई हुई सदन में जो सरकार होती है उसे क्या बोला जाता है? कार्यपालिका बोला जाता है। तो किसने चुना कार्यपालिका को? समझ में आया? कार्यपालिका को किसने चुना? जनता ने। जिसे ज्यादा बहुमत मिला वही क्या कहलाएगी? आपकी कार्यपालिका कहलाएगी। ठीक है, तो कार्यपालिका को चुना जनता ने। अब एक चीज, विधायिका को किसने चुना? कैसे जनता ने चुना विधायिका को? क्योंकि हमारे यहाँ एक सिस्टम है, हमारे यहाँ विधायिका के और कार्यपालिका के अलग अलग चुनाव नहीं होते। हमारे यहाँ पर जो सदस्य कार्यपालिका के होते हैं वो ऑटोमेटिकली सदस्य किसके होते हैं? मतलब ये जो कार्यपालिका के सदस्य हैं ये भी क्या होंगे? विधायिका के सदस्य होंगे। मतलब विधि निर्माण में क्या करते हैं? अपना योगदान निभाते हैं। ऐसा होता है क्या कि कोई मिनिस्टर है मान लो, तो वो विधि बनाते समय उसमें मौजूद नहीं रहेगा? ऐसा होता है? हमारा एक ही सदन है लोकसभा, कार्यपालिका ही विधि बनाने का काम करती है सदन में सभी के बहुमत के साथ। क्या इनके अलग अलग इलेक्शन होते हैं?
नहीं होते हैं। और जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है या चुना हुआ प्रमुख नेता होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं, पीएम। मतलब कि यदि सरकार ए को बहुमत मिला है, पार्टी ए को बहुमत मिला है और पार्टी ए ने सबसे ज्यादा सीटों के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है लोकसभा के भीतर, तो वो अपना एक नेता चुनेगी, है ना। जिसे सबसे ज्यादा वोट और बहुमत मिले, सबसे ज्यादा सीट्स मिली, वो अपना एक नेता चुनेगी और उस नेता को हम किस नाम से जानते हैं? प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो ये प्रधानमंत्री हो गए। और विधायिका भी इसके अलग से इलेक्शन होते हैं क्या? पर जब बात आती है अध्यक्षात्मक प्रणाली की, तो यहां पे एक ही व्यक्ति प्रमुख होता है। वो कौन होता है? आपका राष्ट्रपति। सबसे पहली चीज, प्रमुख कौन होता है? सबसे ज्यादा सुप्रीम होता है। अब यहां पर कार्यपालिका के भी अलग सिलेक्शन होते हैं, यहां पर विधायिका के भी अलग सिलेक्शन होते हैं। इतना समझ में आया? अब एक चीज और, कार्यपालिका के लिए कार्य करने के लिए एक समिति, जिसे हम बोलते हैं मंत्रिमंडल, का गठन किया जाता है। जो हम पढ़ चुके हैं, कितने प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए टोटल संख्या किसकी? लोकसभा की, है ना। अब हम जानते हैं कार्यपालिका की 15% किसको चुना जाएगा? सदस्यों को मंत्रिमंडल दिया जाता है। अब अलग अलग मंत्रिमंडल दिया जाता है और उनका नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है ना। अब यहां पर क्या होता है, ये जो आपके कार्यपालिका के सदस्य हैं, ध्यान से सुनना, जो आपके कार्यपालिका के सदस्य हैं जो क्या बने? मंत्री बने, ये संसद के सदस्य हैं या नहीं? बताओ। मेरा सवाल ये है कि ये जो कार्यपालिका है, ये जो कार्यपालिका है आपकी, इन कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं यही मंत्री बनते हैं या नहीं? मिनिस्टर्स या जो मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं या नहीं? होते हैं। इसका मतलब ये जो व्यक्ति मंत्री बना है, ध्यान से सुनना, ये जो व्यक्ति मंत्री बना है, क्या ये जनता के द्वारा चुना गया है? बिल्कुल जनता के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये आया है कहां से? कार्यपालिका। और कार्यपालिका में जितने भी सदस्य बैठे हैं वो जनता ने वोट देकर कहां भेजे? लोकसभा के भीतर भेजे। इतना समझ में आया? तो ये क्या करते हैं? जनता के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं, उस मंत्रालय को संभालकर और उसमें बेहतर कार्य करके। ठीक है। पर जब बात आती है अध्यक्षात्मक प्रणाली की, तो ये जो मेंबर होते हैं कार्यपालिका के, जरूरी नहीं है कि ये सदन के सदस्य हो। बात को समझो। यहां पर आपको कार्यपालिका में जुड़ने के लिए, मतलब मंत्रिमंडल में जुड़ने के लिए, उस सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। परंतु अध्यक्षात्मक प्रणाली में वो जो प्रेसिडेंट है, वो जिसको भी चाहे क्या बना सकते हैं? अपना कैबिनेट में एक दर्जा दे सकते हैं, अपने कैबिनेट में रख सकते हैं। इसके अलावा क्या यहां पर ऐसा हो सकता है? हो सकता है। तो कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो सदन का सदस्य नहीं है, परंतु उसे हमें क्या दर्जा देना है? एक मंत्री का दर्जा देना, मिनिस्टर का दर्जा देना है, तो हम उसे मंत्री बना सकते हैं। पर उसमें एक कंडीशन है। एक कंडीशन काम करेगी क्या? कि 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर उस मंत्री को या उस व्यक्ति को जिसे उस पद दिया गया है, 6 माह के भीतर उसे उस सदन का क्या बनना होगा? सदस्य बनना होगा। या तो वो इलेक्शन हो जाए, उपचुनाव किसी सीट पर, तो वो बन सकता है, या उसे राज्यसभा से ले आया जाए तो वो क्या बन सकता है? क्योंकि हम जानते हैं कि आपके मंत्री राज्यसभा से भी चुने जाते हैं, है ना। तो राज्यसभा के भी सदस्य मंत्री बन सकते हैं, लोकसभा के भी। परंतु यदि 6 माह के अंदर वो सदन में या लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सदस्य नहीं बनता, तो वो उस मंत्री पद पर बने रहने योग्य नहीं है। आई बात समझ में? मैंने ये बोला कि हमारे देश में मंत्री बनने के लिए सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, और मंत्री वही व्यक्ति बनेगा आपका जो लोकसभा में किसके द्वारा चुना जाएगा? किसके? जनता के द्वारा। इसके अलावा एक तरीका और है कि वो विधान परिषदों द्वारा चुनकर आ जाए, विधानमंडलों द्वारा। कहां पर? राज्यसभा में। और राज्यसभा से वो क्या बन सकता है? मंत्री बन सकता है। अब दोनों ही स्थिति में यदि मंत्री बनाना है और वो दोनों ही स्थिति में सदन का सदस्य नहीं है, तो बनाया जा सकता है, परंतु कितने महीने तक? 6 माह के अंदर उसे किसी भी एक सदन का क्या बनना होगा? इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल मध्य प्रदेश का ही मैं आपको देता हूं। 2019 यदि आपको याद हो, इलेक्शंस हुए थे मध्य प्रदेश में, ठीक है, जिसमें कमलनाथ सरकार ने अपनी क्या बनाई थी? कांग्रेस में कमलनाथ सरकार ने अपनी सरकार बनाई थी। उस समय जो कमलनाथ थे वो थे आपके लोकसभा मेंबर। और मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको कहां का सदस्य होना अनिवार्य है? विधानसभा का, राज्य की विधानसभा का। तो क्या किया गया? उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और मुख्यमंत्री बने। कैसे बने?
उन्हें कितने समय दिया गया? 6 महीने का समय, कि 6 महीने के भीतर आप वहां की सदस्यता को त्यागिए और विधानसभा की सदस्यता को क्या कीजिए? पर ग्रहण कैसे करेंगे? आपको तो किसी सीट पे बैठना पड़ेगा। तो क्या हुआ, उनकी जो खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वहां के जो मेंबर थे कांग्रेस के, उन्होंने उस पद से क्या दिया? इस्तीफा दिया। अब इस्तीफा दिया तो उस सीट पर क्या होंगे? उपचुनाव। और जब इस बार उपचुनाव हुए तो इस बार कौन खड़े हुए कैंडिडेट बनकर? कमलनाथ। और फिर किसने अपनी सरकार बनाई? उस सीट पर कमलनाथ जी जीते 6 माह के भीतर, और फिर वो परमानेंट मेंबर किसके बन गए? विधानसभा के। और आज भी वो किसके मेंबर हैं? विधानसभा के, है ना? तो मतलब हमने ये देखा कि हाँ, मंत्री बना जा सकता है अगर सदस्य ना हो तो भी, परंतु एक टर्म के भीतर आपको उसका सदस्य बनना पड़ेगा। कितने समय के भीतर? 6 माह के भीतर। और अध्यक्षात्मक प्रणाली में ये सारी मोनोपोली किसके पास रहती है? तो हमारे संविधान निर्माता इस बात को जानते थे कि हमें देश को एक बेहतर व्यवस्था देनी है जिसपे किसी की मोनोपोली ना चल सके, यानी कोई राजतंत्र जैसी व्यवस्था को, कि अब एक चीज है, कोई व्यक्ति लायक है परंतु मुझे पसंद नहीं है तो मैं उसे क्या मंत्रालय में आने दूंगा? बस हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था में लोगों को मौके दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और है, हमारे यहाँ पर कार्यपालिका और विधायिका दोनों ही एक व्यक्ति हैं, दोनों ही एक ही सदन के व्यक्ति हैं। तो इन दोनों के बीच सामंजस्य बनना तो सही बात है। अब अगर मैं कार्यपालिका हूं तो मैं ही विधायिका में वोट करने वाला व्यक्ति हूं, तो मतलब मेरी सोच तो एक ही होगी। ऐसा तो नहीं कि मैं कार्य करने में कुछ हूं और विधि बनाने की बात आई तब मेरी मेंटेलिटी बदल गई। पर यहाँ क्या होता है, कार्यपालिका के मेंबर्स अलग होते हैं और विधायिका के मेंबर्स। तो अब एक चीज बताइए, विधि बनाने में जब भी कुछ होगा तो इन दोनों में सामंजस्य बैठेगा? प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है इन्हें कोई कानून बनाना है, ये हाँ कर रहे हैं और ये ना कर रहे हैं, परंतु हमारे यहाँ तो दोनों मेंबर्स एक ही है, तो यहाँ तो हाँ ना का सवाल ही नहीं होता। जो हाँ है तो हाँ, जो ना है तो ना। तो इसलिए भी हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया। इसके बाद मान के चलते हैं कि यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम दोनों सामंजस्य मिला के काम करते हैं। अब यहाँ पर विधायिका को कोई कानून पसंद नहीं आता है, जो किसने बनाया? कार्यपालिका ने। तो विधायिका यहाँ पर कार्यपालिका को बोल के भी उस कानून को रद्द नहीं करवा सकती है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या चल रहा है। अब होता क्या है, मान लो इतनी मोनोपोली चल रही है यहाँ प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट को हटाया कैसे जाए, इस अध्यक्ष को हटाया कैसे जाए? तो इसके लिए एक व्यवस्था है जिसे हम जानते हैं महाभियोग के नाम से। और अमेरिका का महाभियोग बेहद ही कठिन है, जिसकी वजह से आज तक लगभग 250 सालों की सरकार वहां पे चल चुकी है। लगभग 26, 27, 28 वहां पे प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आज तक कोई भी प्रेसिडेंट वहां महाभियोग के आधार पर नहीं हटाया जा सका, क्योंकि इतनी कठिन व्यवस्था है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव नाम की एक चीज है जो विपक्ष के द्वारा लाई जाती है, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि हमने संसदीय व्यवस्था क्यों अपनाई? क्योंकि ये बेहतर बनाती है, इसमें जनता का प्रतिनिधित्व है, इसमें लोगों को ज्यादा मौके दिए जाते हैं और इसमें किसी की मोनोपोली नहीं चल सकती, किसी का राजतंत्र जैसा व्यवहार नहीं चल सकता। और वहीं हम जब यहाँ देखते हैं तो हमें देखने मिलता है कि यहाँ पे सारी चीजें एक व्यक्ति के आसपास ही घूम रही है। समझ में आई चीज? समझ में आया? कुछ नहीं आया हो तो बताओ, फिर से बता देंगे। क्लियर है? ये मैंने इसलिए समझाया क्योंकि आगे जो चीजें बताऊंगा फिर आपको समझ में बेहतर आएंगी। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद परिचय देख लेते हैं। परिचय भारत में संसदीय व्यवस्था या प्रणाली का। देखो, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। केंद्रीय संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है। केंद्रीय संसद मतलब हमारी लोकसभा और राज्यसभा, वही तो विधायी संस्था है। विधि बनाने का काम कौन करता है? हमारी संसद। कोई भी बिल पहले लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में, जब एक जगह पास हो जाएगा तो फिर वो दूसरे सदन में जाएगा, लोकसभा में या राज्यसभा में, उसके बाद वो जाएगा कहाँ? राष्ट्रपति के पास। भारतीय संसद एक कैसी सदनीय व्यवस्था है? द्विसदनीय व्यवस्था है। अच्छा, मुझे कोई बताएगा एक रीजन और, एक स्ट्रॉन्ग रीजन और कि हमने इस व्यवस्था को क्यों अपनाया, द्विसदनीय व्यवस्था को ही क्यों अपनाया हमने? कोई बताएगा? थोड़ा सोचो, 1 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। द्विसदनीय व्यवस्था को ही हमने क्यों अपनाया? हाँ, क्या? भारत शासन अधिनियम, क्योंकि हम इससे क्या थे? हम इससे फ्रेंडली थे। और हम फ्रेंडली क्यों थे इससे? क्योंकि हमने 1919 और 1935 से ही इस द्विसदनीय व्यवस्था को अपने देश में संचालित होते देखा है और हमारे मेंबर्स को उस पार्लियामेंट का सदस्य बनते हुए देखा है। तो हम फ्रेंडली भी थे, हमें पता है किस प्रकार से सुचारू रूप से चलाई जा सकती है। इसके बाद भारत में द्विसदनीय विधायिका है जिसमें 2 सदन होते हैं, पहला लोकसभा और दूसरा दूसरा राज्यसभा।
दूसरा आपका राज्यसभा। लोकसभा मतलब लोगों का सदन, किसके द्वारा भेजा जाता है यहाँ पर? जनता के द्वारा, मतलब मतदान प्रक्रिया के माध्यम से सीधे लोगों के द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा मतलब राज्यों की परिषद, अर्थात सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राज्यों के विधानसभा के सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। संसद में दोनों सदन और भारत के राष्ट्रपति, हमें पता है संसद 3 लोगों से मिलकर बनी है, या 3 चीजों से, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। भारत में संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैबिनेट सरकार या कैबिनेट प्रणाली या जिम्मेदार सरकार के रूप में भी जाना जाता है। इसे प्रधानमंत्री सरकार भी कहा जाता है। अच्छा, प्रधानमंत्री सरकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, इसलिए इसे प्रधानमंत्री सरकार भी कहा जाता है। जहां राजनीतिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। समझ में आई चीजें? तो हमने संसदीय प्रणाली अपनाई जिसमें 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। इसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं विशेषताएं। विशेषताएं क्या है? दोहरी कार्यकारी प्रणाली। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी या असली कार्यकारी प्रमुख होता है, जो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, और दूसरा हमारा होता है राष्ट्रपति, जो नाम मात्र का कार्यपालिका या राज्य का प्रमुख होता है। अब यहां राज्य की बात हो रही है, मतलब स्टेट, मतलब कौन सा स्टेट? इंडिया, भारत। क्लियर है? तो हमारे यहाँ कैसी कार्यकारी प्रणाली है? देखो कितना अच्छा है, हमारे यहाँ किसी भी एमओयू को साइन करना पड़ता है, ठीक है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को किसी देश के साथ यदि हम साइन करते हैं या कोई ट्रीटी साइन करते हैं, तो जाते प्रधानमंत्री हैं, परंतु किसके नाम से सिग्नेचर होते हैं? राष्ट्रपति। वो जो सौदा है वो किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो हमारे यहाँ कैसी कार्यकारी प्रणाली है? परंतु राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपालक है। प्रमुख कार्यपालक अधिकारी कौन है हमारा? प्रधानमंत्री है, क्योंकि इसके पास कैबिनेट है। कैबिनेट मतलब कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब जो कार्य करेगी देश में, ठीक है? बहुमत का शासन। हमारे यहाँ की सबसे अच्छी बात है कि बहुमत का शासन होता है, कोई भी अपने मन से सरकार नहीं बना सकता। आज जनता जिसे बहुमत देगी सरकार भी वही बनाएगा। सामान्य चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल सरकार बनाता है, जिसके नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। अच्छा, ये पता है प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। परंतु प्रधानमंत्री कौन होगा ये कौन चुनता है? ये जनता नहीं, ये चुनता है बहुमत प्राप्त दल। ठीक है? जनता कैसे चुनेगी? आपने चुना अभी जो सीएम बने हैं? नहीं चुना ना, आपने केवल चुना उस पार्टी को, उस पार्टी ने अपना नेता चुना। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर, अपना कैबिनेट कौन तय करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है, और ये संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार। ठीक है? 75(1) की जो मंत्री हैं आपके, उनकी नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा, परंतु किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। तो ये चीजें समझ में आई। हमारे देश में दोहरी कार्यकारी प्रणाली है, और दूसरा बहुमत का शासन ही। ये विशेषताएं हैं हमारे संसदीय प्रणाली की। अगली विशेषता देखते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संविधान का आर्टिकल नंबर 75(3). इस लाइन का मतलब समझाओ मुझको। सामूहिक उत्तरदायित्व कौन बताएगा? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति क्या है? उत्तरदायी है। अब आप एक चीज बताओ मुझे, हमने किसी को कोई मंत्रालय दिया है, ऐसे हमने सभी को मंत्रालय दिया है। अब यदि वो उत्तरदायी मतलब क्या होता है? आंसरेबल, कि एक जगह आपको अपने कार्यों का लेखा जोखा बताना होगा, तो वो जगह कौन सी है? संसद है ना? लोकसभा के मेंबर्स के लिए लोकसभा है। लोकसभा में आपसे जब सवाल पूछेगा विपक्ष कि बताइए आप शिक्षा मंत्री थे, आपने क्या काम किया इस क्षेत्र में, तो आप आंसरेबल हो वहां पर। स्पीकर के सामने आपको जवाब देना होगा। इसका मतलब हमारे मंत्रिपरिषद उत्तरदायित्व रखते हैं। ऐसा नहीं कि इनसे सवाल नहीं किया जा सकता, ये जो चाहे वैसा कर ले। हमारे देश में ऐसा शासन नहीं है। हमारे देश में अगर हमने आपको उस स्थान तक पहुंचाया है, तो आपको उसका उत्तरदायित्व देना होगा। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद को हटाया जा सकता है, और अविश्वास प्रस्ताव पूरी सरकार से लेकर एक मंत्री के विरुद्ध भी लाया जा सकता है। अभी अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है मैं आपको डिटेल्ड में पढ़ाऊंगा, बट अभी सरल भाषा में बता देता हूं। अविश्वास, इस शब्द को तोड़ो, मतलब क्या निकलता है इसका?
विश्वास ना होना, जब कोई मंत्री सही कार्य कर ना रहा हो या पूरी की पूरी सरकार ही कार्य कर ना रही हो अच्छे से बेहतर ढंग से, तो कम से कम 50 लोगों की स्वीकृति के साथ, अच्छा अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है, कम से कम 50 लोगों की स्वीकृति के साथ इसे पेश किया जाता है अविश्वास प्रस्ताव को, जिस पर होती है फिर संसद में वोटिंग। वोटिंग वही चीज है, हाँ और ना। अगर अविश्वास प्रस्ताव ज्यादा लोगों ने बहुमत दे दिया हाँ, तो उसको एक दिन के लिए चर्चा के लिए रखा जाता है और उस मंत्री को या उस पूरी सरकार को क्या करना पड़ता है, इस्तीफा देना होता है। आई बात समझ में? इतना समझ गए? अभी हल्का फुल्का समझ लो, डिटेल में अविश्वास प्रस्ताव अलग से एक टॉपिक है। तो अविश्वास प्रस्ताव, अब एक चीज बताओ कितनी बेहतर चीज है ये हमारे संसद की, कि यदि कोई मंत्री या सरकार ही पूरी की पूरी अच्छे से कार्य नहीं करी तो हम उसे वहां से हटा सकते हैं, हटा सकते हैं। राजनीतिक समरूपता, गठबंधन सरकार बनाते समय मंत्री या तो एक ही राजनीतिक दल के होते हैं या समान विचारधारा के। देखो हमारे यहाँ क्या होता है, या तो पूर्ण बहुमत ले आओ, तो आपने क्या बना ली, अपनी सरकार बना ली। दूसरा होता है गठबंधन की सरकार, की जब सीट्स नहीं आ पाती हैं तो क्या होता है, गठबंधन। अब गठबंधन की अच्छी बात यह है हमारी संसदीय प्रणाली की दृष्टि में, कि गठबंधन जब भी दो पार्टियां करती हैं, पार्टी ए और पार्टी बी, तो उनका मानना यह है कि ए और बी जब साथ मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो इनकी विचारधारा है वो भी क्या हो रही है, समान हो रही है। ऐसा नहीं होगा कि ए कुछ सोचता है बी कुछ सोचता है, ए समाजवादी है बी पूंजीवादी है। अगर ऐसा हुआ तो वो सरकार फिर ये जो प्यार मोहब्बत का खेल बनाते हैं दोनों मिलकर, ही क्या हो जाएगा, इस पर एक तीर चल जाएगा, है ना। तो ये सक्सेसफुल सरकार नहीं होगी। और ये सरकार का नेतृत्व कैसा होगा देश में, सही नहीं होगा। तो हमारे संसदीय प्रणाली की खास बात यही है कि हमारे यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था है, राजनीतिक समरूपता है, कि जब दो पार्टियां गठबंधन कर रही हैं इसका मतलब वो समान विचारधारा के साथ उस सदन में आना चाहती है। ठीक है, ये हो गई। अरे इसके बाद दोहरी सदस्यता, मंत्रियों को संसद का सदस्य होना अनिवार्य। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया हमारे यहाँ सदस्यों को दोहरी सदस्यता दी जाती है, अर्थात वही कार्यपालिका है और वही विधायिका है, जो कि अध्यक्षात्मक में नहीं होता। अध्यक्षात्मक में विधायिका के मेंबर्स अलग, कार्यपालिका के मेंबर्स अलग, पर हमारे यहाँ पर जो कार्यपालिका है वही विधि बनाने का भी कार्य करती है। तो ये दोहरी सदस्यता हो गई। इस प्रकार उनकी विधायिका और कार्यकारी दोनों भूमिकाएं हैं, किसकी, संसद के सदस्यों की। गोपनीयता, मंत्री गोपनीयता प्रक्रियाओं का पालन करते हैं और इसकी शपथ लेते हैं। मंत्री सरकार की गुप्त कार्यवाही और नीतियों या निर्णयों की जानकारी को सार्वजनिक नहीं करते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें जो हमें नहीं पता होती हैं, जो केवल मंत्रिमंडल तक ही क्या करी जाती हैं, गोपनीय रखी जाती हैं। तो ये विशेषता है किसकी, हमारी संसद की। अब हो तो नहीं सकता कि सिर्फ विशेषताएं हो, कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं, है ना। तो अब डीमेरिट्स देख लेते हैं, यहां पर समझ में आई सारी चीजें। डीमेरिट्स देखते हैं। अच्छा और विशेषताएं, निचले सदन का विघटन। हमारे यहां पर आप जानते हैं लोकसभा का विघटन हो सकता है। विघटन मतलब वही अविश्वास प्रस्ताव लाया और उसका क्या हो गया, विघटन, पहली कंडीशन। और दूसरा 5 वर्षों में क्या होता है, विघटन। और राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। संसदीय प्रणाली में विधायिका को भंग किया जा सकता है। अब आप एक चीज बताइए, अगर ये संसदीय प्रणाली नहीं होती और लोकसभा का विघटन नहीं होता, लोकसभा जो उसका प्रमुख नेता उसके अनुसार चलती, तो कभी विघटन होने देता वो हमेशा अपनी ही सरकार चलने देता। तो हमारे यहाँ पर सबसे अच्छी बात यही है संसदीय प्रणाली की, कि हर नेता को कोई ना कोई ऐसा कार्य करना होगा जो जनता के प्रति कैसा हो, सकारात्मक हो। क्यों, तभी तो जनता 5 साल बाद उसे चुनेगी। उसके ऊपर एक दबाव तो है ना कि वो इस पद पर केवल कितने समय के लिए है, 5 वर्ष, या तो कुछ कर जाए या तो चले जाए, है ना। तुम लोग समझ रहे हो क्या बोलने वाले थे। यह तब किया जा सकता है जब राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश के तहत लोकसभा भंग कर दी जाए। अच्छा, पहली चीज, प्रधानमंत्री यदि चाहेंगे तो सिफारिश कर सकते हैं कि लोकसभा को क्या कर दो और मेरी मंत्रिपरिषद को भंग कर दो। दूसरी चीज, 5 वर्ष के बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। राज्यसभा कैसा सदन है, लोकसभा कैसा सदन है, अस्थायी, उसे भंग नहीं किया जा सकता। किसे, राज्यसभा को। लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अब देख लेते हैं गुण। इतनी सारी तारीफें खत्म ही नहीं हो रही, फिर बाद में हम देखेंगे गुण क्या नहीं है। अधिक उत्तरदायित्व गुण है।
ये मंत्री संसद लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी। ये तो हमने देख लिया, उत्तरदायी होते हैं। ये मंत्री चर्चा और विभिन्न प्रस्तावों के दौरान संसद के प्रति क्या होते हैं? जवाब दे। तो इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। अधिक प्रतिनिधित्व। मंत्री सरकार के संसदीय स्वरूप में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो सदस्य चुनकर आ रहे हैं सदन में, ये विभिन्न क्षेत्रों से चुनकर आए हैं, विभिन्न जातियों का क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंटेशन कहां पर कर रहे हैं? कोई एसटी वर्ग का, कोई अनुसूचित वर्ग का, कोई जनजाति वर्ग का, कोई सामान्य वर्ग का, कोई किसी जाति का, क्या कर रहा है? यहाँ पे विभिन्न विभिन्न वर्ग से आते हैं। और उन्हें क्यों भेजा जाता है? ताकि वो आके अपने उस वर्ग की जो समस्या है उसको कहाँ रख सकें? सदन के। तो ये वो प्रतिनिधित्व करते हैं। यह लोगों के हितों के अधिक प्रतिनिधित्व की क्या देता है? अनुमति देता है। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है हमारी लोकसभा में कि ये सदस्य केवल यहीं से चुनकर आएंगे और दूसरे स्थान से नहीं आएंगे? ऐसा कोई रिजर्वेशन है? नहीं है ना। रिजर्वेशन मतलब कि सारे सदस्य यूपी से चुन के आएंगे, अधिकतर सदस्य, ऐसा कुछ है? नहीं है ना। इसके बाद विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य। अभी हमने चर्चा किया, हमारे यहाँ पर दोनों के बीच क्या बना हुआ है? सामंजस्य। तानाशाही को रोकता है। कैसे रोकता है? कार्यकारी प्राधिकार लोगों के समूह के पास होता है, जिसे हम किसी क्या बोलते हैं? अब एक बात बताओ, सारे के सारे मंत्रालय यदि एक व्यक्ति अपने पास रखता तो तानाशाही रखता? अपने हिसाब से सड़क मंत्रालय चला रहा है, जल मंत्रालय चला रहा है, फिर स्पेस संभाल रहा है, फिर उसके बाद आपका शिक्षा संभाल रहा है, वित्त संभाल रहा है, रक्षा संभाल रहा है। तो ऐसे में तानाशाही तो अपने आप आ जाती है। पर हमारे यहाँ क्या किया गया है? एक मंत्री परिषद का गठन किया गया है कि पावर का क्या किया गया है? डिवीजन किया गया है कि एक आप, एक आप, एक आप, है ना। और अपने अपने स्थानों को आप बेहतर ढंग से संभालिए। यह तानाशाही प्रवृत्तियों की जांच करता है। संसद में कार्यपालिका को उसके अधिकार को सीमित करने के लिए क्या रखा गया है? कि आपने कुछ गलत किया और हमने संसद में पेश किया क्या? अविश्वास प्रस्ताव। और अगर ये पारित हो गया तो सरकार भी जा सकती है और वो मंत्री भी जा सकता है। इसके बाद दोष, ज्यादा दोष नहीं होंगे हमारी संसदीय प्रणाली के। अस्थिर सरकार। अस्थिर सरकार। अब आप एक चीज बताओ, आज सरकार 5 साल के लिए बनी है। अब वो कोई, जैसे हमने बोला कार्बन फ्री, हमने मान लो उसका प्लान रखा 2030 का, ठीक है। अब 2030 तक यदि वो सरकार नहीं रही, अब जिस स्पीड से वो प्रोजेक्ट चल रहा था, हो सकता है आने वाली सरकार उस प्रोजेक्ट पे क्या लगा दे? रोक लगा दे, ठीक है। या हो सकता है कोई अच्छी योजना की शुरुआत की गई हो, जिसे चलते केवल 3 वर्ष हुआ और वो सरकार ही बदल जाए, तो वो योजना क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। इसे बोला जाता है अस्थिर सरकार। संसदीय प्रणाली में सरकार को बहुमत विधायकों के समर्थन तक सत्ता का आनंद मिलता है। अविश्वास प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप सत्तारूढ़ सरकार गिर सकती है। असतत नीतियां। अच्छा, मैंने असतत नीतियां पहले बोल दी क्या? सरकार के कार्यकाल की अनिश्चितता लंबी अवधि की नीतियों को, हाँ मैंने उल्टा बोल दिया, मैंने नीचे वाला पॉइंट पहले बता दिया। आज तक सरकार कुछ नहीं है। जब तक आपके पास बहुमत है आप क्या कर सकते हो? सरकार बना के रख सकते हो। और अविश्वास प्रस्ताव द्वारा आपकी सरकार को, यानी कुछ भी परमानेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि लोकसभा में बैठ गए तो आपके चाचा की तो वो हो गई, संसद हो गई, जब तक आपका मन है आप बैठे हुए हो, ऐसा नहीं होता। और असतत नीतियां जो मैंने अभी बताया कि सरकार बदलती है तो नीतियां क्या हो सकती हैं? बंद हो सकती हैं। सरकार के कार्यकाल की अनिश्चितता लंबी अवधि की नीतियों को जारी रखने की अनुमति नहीं देती है। इसके अलावा मौजूदा नीतियों को अगले सत्तारूढ़ दल द्वारा बदला जा सकता है। हो सकता है आज भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में, तो लाडली बहना योजना चल रही है, और हो सकता है आने वाली सरकार को लगे कि नहीं, राज्य के ऊपर बहुत ज्यादा ऋण हो गया, तो हमें योजना को क्या करना है? बंद करना है। तो बोला जा सकता है कि ये जो नीतियां ये लंबे समय तक कार्य नहीं करती हैं। क्लियर है? इसके बाद कैबिनेट का प्रभुत्व। अब सीधी सी बात है, संसद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक हो गए कैबिनेट वाले सदस्य, दूसरे हो गए प्राइवेट सदस्य। अच्छा, प्राइवेट सदस्य कौन हो गए? मतलब प्राइवेट सदस्य मतलब पहली चीज, जो मंत्री नहीं है, अब भले ये सत्तारूढ़ दल के ही क्यों ना हो। सत्तारूढ़ दल मतलब जिसकी सरकार अभी बनी नहीं, और सारे के सारे विपक्ष दल के सदस्य, ये सभी क्या कहलाते हैं? प्राइवेट सदस्य कहलाते हैं। याद रखना इस चीज को। बहुमत में जो सरकार है और जिसके मेंबर्स कैबिनेट के मेंबर नहीं है, यानी जिसके पास कोई भी मंत्रालय नहीं, वो भी क्या कहलाएंगे? प्राइवेट मेंबर्स। और जो विपक्ष में दल बैठा है जिसे बहुमत नहीं मिला, उसके भी सारे मेंबर क्या कहलाएंगे? और एक होता है आपका कैबिनेट मेंबर्स। तो वही बोला गया, कैबिनेट का क्या होता है? यहाँ प्रभुत्व होता है। सत्तारूढ़ दल का बहुमत कैबिनेट को संसदीय प्रणाली में असीमित शक्तियों का क्या करने देता है? प्रयोग करने देता है। अब आई गई, किसी के पास रक्षा की असीमित शक्तियां हैं, तो किसी के पास वित्त की, तो किसी के पास शिक्षा की असीमित शक्तियां हैं।
ऐसे मामलों में मंत्रिमंडल निरंकुश रूप से कार्य कर सकता है। अब निरंकुश रूप से कार्य करेगा, एकदम से शक्तियां मिल गई, अब कुछ लोगों को वाकई में बदलाव करना है, कुछ लोगों को स्वयं का फायदा करना है ना। अब मान लो कोई ऐसा शिक्षा मंत्री बन गया जिसे स्वयं की स्कूलों को क्या देना है, बढ़ावा देना है, प्राइवेट स्कूलों से पैसा लेके प्राइवेट स्कूलों को क्या करना है, ऊपर उठाना है। जबकि क्या करना चाहिए शिक्षा मंत्री को कि वो सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है उसको बेहतर करे और प्राइवेट स्कूलों से उसे ऊपर ले जाने का प्रयास करे। तो अगर ऐसा होगा तो निरंकुश रूप से आगे बढ़ेगा। पर जब हम विशेषताओं में जाते हैं तो हमें पता चलता है एक चीज है हमारे पास, अविश्वास प्रस्ताव, जिसके तहत हम उसके इस कार्य को रोक सकते हैं। अप्रवीण लोगों द्वारा सरकार का संचालन। देखो इस पॉइंट को, मंत्रियों को लोगों द्वारा उनकी लोकप्रियता और प्राप्त बहुमत के आधार पर चुना जाता है, जरूरी नहीं कि वे अपने अपने क्षेत्र के। सीधी सी बात है, हमारे यहाँ पर वोट देने का आधार क्या है? कभी भी हम ये पूछते हैं कि उसने कहाँ तक पढ़ा, क्या उसने कोई एग्जाम क्वालिफाई किया, मतलब क्या उसे उस क्षेत्र का नॉलेज है। आज यदि हमारे क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना दिया जाए या रक्षा मंत्री, क्या उसे डिफेंस का एक भी नॉलेज है, क्या उसे शिक्षा का नॉलेज है, तो क्या है कि वो उस क्षेत्र में अच्छा तरीके से काम कर पाएगा? कर पाएगा? बस वही चीज बोली गई कि ऐसे लोगों को कई बार वहां पे संचालन मिल जाता है जो शायद उस लायक ही ना है ना। पर क्यों? लोकप्रियता है। कुछ हमारे यहाँ लोकप्रियता का अलग आधार है ना। गजब के गुंडे हैं, 10 गनमैन्स के साथ चलते हैं, 10 फॉर्च्यूनर में निकलते हैं, क्या इतना ही आधार काफी है किसी का सदस्य बनने के लिए? है ना, नहीं है। पढ़े लिखे लोगों को चुनना। अब एक चीज और, जरूरी नहीं है कि जो पढ़ा लिखा हो वो बेहतर ढंग से कार्य कर सके, तो केवल इस आधार पे वोट नहीं दिया जा सकता। वोट दिया जाता है उसकी क्वालिटी के आधार पर, उस व्यक्ति के, क्या बोलना चाहिए, कार्य के आधार पर। और एक और शब्द है बहुत प्यारा जो आ नहीं रहा है, जो आप दे नहीं पाओगे मुझे, कौन सा, क्या होना चाहिए? और उस क्षेत्र का विशेषज्ञ होना चाहिए, है ना। एटलीस्ट उसने उस क्षेत्र में कुछ तो कार्य किया हो, तभी तो आप उसको वो मंत्रालय सौंपोगे कि सिर्फ दोस्ती यारी में। इनका नाम बहुत बड़ा है ना, लोग बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, इनका अलग ही रुतबा है, तो हम इन्हें मंत्रालय दे देते हैं, चलो हम इन्हें दे देते हैं रक्षा मंत्रालय। आज से राज्य का रक्षा मंत्रालय या राज्य का वित्त मंत्रालय या गृह मंत्रालय संभालेंगे, है ना। तो ये चीज सही है? नहीं है ना। अब एक चीज बताइए, यदि ऐसे व्यक्ति को गृह मंत्रालय दे दिया जाए जो स्वयं एक नामचीन गुंडा रहा हो, या अब देखो राजनीति में आने के बाद तो सब सफेद धोती धारक हो जाते हैं, सब सफेद दिखते हैं, भले उनके कितने भी काले काम रहे हो। अब आप ऐसे व्यक्ति को यदि होम मिनिस्ट्री दे देते हैं, जिसके पास सारी पुलिस का संचालन आ चुका है होम मिनिस्ट्री के पास, तो आपको क्या लगता है वो व्यवस्था सुधारेगा? वो अपनी व्यवस्था पहले सुधारेगा कि अब मेरी चीजों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और बाकी व्यवस्थाओं को बिगाड़ के रख देगा। तो ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए संचालन। तो ये हमारे यहाँ का दोष है कि केवल उनकी प्रभुत्व या उनके नाम की वजह से क्या दे दी जाती है, लोकप्रियता के कारण उनको पद दे दिया जाता है। अब बात करते हैं इसे अपनाने के कारण, जो हम पहले ही आपसे बात कर चुके हैं। अधिक उत्तरदायित्व। भारत में संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका अधिक उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी है? संसद के प्रति। किसके प्रति है? संसद के प्रति। लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी है? जनता के प्रति। ठीक है। विधायी कार्यकारी संघर्षों से बचने में मदद करता है। वही चीज हमारे यहाँ तो दोनों ही मेंबर एक होते हैं, विधायी मेंबर भी वही है और कार्यकारी मेंबर भी, तो इनके बीच संघर्ष होगा क्या? नहीं हो सकता। तो ये हमारे यहाँ का इसे अपनाने का एक कारण है। इसके बाद अधिक समावेशी। भारत जैसे देश में समाज के विभिन्न वर्गों के संदर्भ में इसकी विशाल विविधता का समावेश आवश्यक है। हमारे यहाँ पर संसद में सदस्य अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। संसदीय प्रणाली सरकार में समाज के विभिन्न वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व की अनुमति देता है। कभी भी संसद किसी भी व्यक्ति को आने से नहीं रोकता। केवल उसकी जाति, उसके धर्म, उसके लिंग के नाम पर आप ये नहीं बोल सकते कि आप नहीं आ सकते लोकसभा में। अगर आप जीत सकते हैं, लोगों का बहुमत प्राप्त कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल लोकसभा में आ सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ मेंबर्स होते हैं जिनका प्रतिनिधित्व काम है, तो सरकार उन्हें राज्यसभा से लेकर आती है कि हमें संसद में इनका क्या बढ़ाना है, प्रतिनिधित्व बढ़ाना है। इसके बाद प्रणाली के साथ परिचित, जो मैंने आपको पहले बता दिया, हमने क्यों अपनाया इसको, क्योंकि हम इस प्रणाली से पहले से परिचित थे। कब से? ब्रिटिश टर्म से। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत ने सरकार के संसदीय स्वरूप को देखा था। यही परिचित भी इस व्यवस्था को अपनाने का एक कारण बना। यही एक कारण था, क्योंकि हम पहले से फ्रेंडली है ना, हम उन चीजों को लेके फ्रेंडली है, तो हम आगे उन्हीं को कंटिन्यू रखेंगे। हम एकदम से नई व्यवस्था लाएं और वो एकदम से चरमरा जाए, टूट जाए, या इस देश का संचालन ना कर पाए, तो वो तो ज्यादा खराब है।
पर हमें पता था कि हमने संसदीय व्यवस्था देखी है, हमारे मेंबर्स उसमें बैठे हैं और हमें पता है किस प्रकार से कार्य करती है, इसमें मेंबर्स कैसे चुने जाते हैं, कैसे मंत्रालयों का डिवीजन होता है और कैसे वो उत्तरदायी होते हैं उस संसद के प्रति। तो ये चीजें हमें पहले से पता थी, तो हमने किसे अपनाया? तो आप लोगों को विशेषताएं पता चली कि हमारी संसद की विशेषताएं क्या है। हमारे यहाँ संघर्ष नहीं होता विधायिका और कार्यपालिका के बीच। हमारे यहाँ पर स्थिर सरकार नहीं है जिसकी वजह से उन्हें कार्य करना पड़ता है। हमारे यहाँ पर उत्तरदायी सरकार है जो लोकसभा में आकर उसको आंसरेबल देना पड़ता है। हमारे यहाँ पर कार्य ना करने पर अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। ये सारी हमारी विशेषताएं हैं। दोष भी हमने देखे कि अस्थायी सरकार नहीं तो नीतियां लंबे समय तक हो सकता है कार्य ना करें। दूसरी चीज हमने देखी, ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है लोकप्रियता के आधार पर जो उसे डिजर्व नहीं करते हैं। तो ये चीजें हमने आज देखी। तो ये केवल एक ऐसी चीज है जो आपको समझना है ना, बेहतर ढंग से, जो आपके संसद के प्रति एक समझ बनाएंगे आपके मन में, ताकि जब हम लोकसभा की बात करें तो आपको पता हो कि हाँ ये सदस्य कहाँ से आए थे। जब मैं बोलूं मंत्रिमंडल तो आपको सारी चीजें याद हो कि इन्हें हमने चुना, फिर प्रधानमंत्री ने बताया कि मंत्री किसको बनाना है, फिर राष्ट्रपति ने उन्हें मंत्री बना दिया। उसके बाद ये केवल 15% सदस्य ही हैं जो क्या बन सकते हैं, मंत्री बन। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए जब भी मैं इन शब्दों का उपयोग करूं। इसलिए मैं पढ़ाने से ज्यादा उन शब्दों पर जोर देता हूं जिसका अर्थ आप घर जाके ना ढूंढे, पहले ही मैं आपको बता देता हूं। क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? चलिए, तो इसको आप डिटेल में एक बार पढ़ना, इसके सिनॉप्सिस वाले अच्छे नोट्स बनाना, ठीक है? फिर हम आगे आगे की व्यवस्था देखते हैं कि संसद प्रणाली में और क्या क्या चीजें होती हैं। चलिए, जय हिंद।